नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोग का आपके अपने चैनल लेट्स चेंज आवर लाइफस्टाइल में। ये वीडियो स्वामी विवेकानंद की जीवनी का भाग 2 है। इससे पहले अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप पहले जाकर भाग 1 देखिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र है, नरेंद्र सबके प्रिय थे। मोहल्ले के धनी, निर्धन, ऊंच नीच सभी परिवारों के साथ उन्होंने कोई न कोई संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने के लिए वही सबसे आगे रहते थे। उनकी हाजिर जवाबी और शरारत हर एक का मनोरंजन करती। कभी कभी तो ऐसा होता कि काफी गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी उनकी बातों से हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। नरेंद्र को कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था और वे सभी जगह घुल मिल जाते थे। उन्हें नीरसता से बेहद चिढ़ थी। उन्होंने एक नाटक कंपनी गठित की और अपने घर के बड़े पूजा रूम में वे नाटक खेला करते और फिर उन्होंने घर के आंगन में जिम की शुरुआत की। यहाँ उनके मित्र नियमित रूप से कसरत करने आते। ये सब कुछ समय तक बड़े मजे में चलता रहा और एक दिन उनके चचेरे भाई ने अपना हाथ तोड़ लिया और उसके बाद नरेंद्र एक पड़ोसी के जिम में जाने लगे। एक बार तो वे ग्रुप एथलेटिक कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए। जब इन सब से नरेंद्र का मन उब गया तो वे मैजिक लैंटर्न की सहायता से तस्वीर दिखाने लगे और इसी समय उनके मन में कुकिंग का भी शौक उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने दोस्तों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना संभव हो उतना धन एकत्रित किया जाए। उन्होंने खर्चे का एक बड़ा हिस्सा अपने जिम्मे लिया। वे प्रधान रसोई बने और उनके सारे मित्र उनके सहयोगी थे। बालक नरेंद्र नाथ दत्त भले ही शरारत करने में बड़े आगे थे पर उनमें अशुभ का कोई संकेत न था। सत्यवादिता उनकी रीढ़ की हड्डी थी। भले ही वे दिन में विभिन्न खेलों और हंसी मजाक में मग्न रहते पर रात में उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन होने लगे। जैसे जैसे नरेंद्र की आयु बढ़ी उनकी मानसिकता में सुस्पष्ट परिवर्तन देखने को मिला। वे अब बौद्धिक कार्यों को महत्व देने लगे और उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। वे नियमित रूप से अखबार पढ़ते तथा सार्वजनिक भाषणों में उपस्थित रहते। जो कुछ भी वो सुनते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने मित्रों को सुनाकर उन्हें चमत्कारित करते। उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। 1877 में जब नरेंद्र 3rd स्टैंडर्ड में थे उनके पिता मध्य प्रदेश की रायपुर नामक स्थान पर गए। नरेंद्र को भी वहां जाना पड़ा। तब रायपुर में कोई स्कूल न था। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर था जब वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पिता के साथ बिता सकते थे। उनके पिता बहुत ही सुसंस्कृत और उदात्त विचारों के थे। विश्वनाथ दत्त ने अपने पुत्र की बुद्धि को पूरी तरह से अपनी ओर खींचा। वे घंटों उनके साथ ऐसे विषयों पर चर्चा करते जिसमें विचारों की गहराई, सूक्ष्मता और स्वस्थता होती। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी, ये मानते हुए कि शिक्षा विचारों को लादने में नहीं बल्कि सोचने की क्रिया को प्रेरणा देने में है। विश्वनाथ दत्त के पास कई जाने माने विद्वान आया करते थे। नरेंद्र उनकी बातचीत को सुनते और कभी कभी उसमें भाग भी लेते थे। इन दिनों उन्होंने चाहा ही नहीं बल्कि मांग भी की कि हर कोई उनकी बौद्धिकता को स्वीकार करे। वे इस विषय में इतनी महत्वाकांक्षी थे कि यदि कोई उनकी मानसिक शक्तियों को नहीं स्वीकार करता तो वे रूठ जाते और अपनी गुस्से को छिपाकर न रख पाते। उनके पिता ऊपर से ये जरूर दिखाते थे कि उन्हें अपने पुत्र का इस तरह से गुस्सा होना पसंद नहीं और वे ऊपर से इसकी निंदा भी करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पुत्र की बौद्धिक प्रतिभा और आत्मसम्मान की भावना को देखकर गर्व का अनुभव करते। नरेंद्र 1879 में अपने परिवार के साथ कोलकाता लौटे। नरेंद्र को स्कूल में एडमिशन दिलवाने में कुछ कठिनाइयां हुई क्योंकि वो 2 वर्ष के लिए अनुपस्थित रहे थे, पर उनके शिक्षक उनसे स्नेह करते थे और उनके सामर्थ्य का स्मरण करते हुए नरेंद्र के लिए अपने स्कूल के नियम को तोड़ते हुए उनका एडमिशन लिया। स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद नरेंद्र जी जान से पढ़ाई में लग गए। 3 वर्षों का पाठ्यक्रम उन्होंने एक ही वर्ष में पूरा कर लिया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। इस अवधि में नरेंद्र ने ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उन्नति की। जब वे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे थे
तभी उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला के प्रमुख मानक ग्रंथों पर अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इतिहास की कई किताबें पढ़ डाली थी। विशेषकर उन्होंने भारतीय इतिहास के लगभग सारे प्रमाणिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। इन्हीं दिनों उन्हें पढ़ने की एक विशेष शक्ति प्राप्त हो गई थी, जिसका वे इस प्रकार वर्णन करते हैं। ऐसा हुआ कि मैं किताब की समूची पंक्तियों को पढ़े बिना लेखक के मंतव्य को समझ लेता था। पैराग्राफ की केवल पहली और अंतिम पंक्तियों को पढ़कर मैं उसका पूरा मर्म जान लेता था। जो इस शक्ति का विकास हुआ, पैराग्राफों को पढ़ना भी आवश्यक नहीं होने लगा। पृष्ठ की केवल पहली और आखिरी पंक्ति को पढ़कर मैं उसके पूरे अर्थ को पकड़ लेता था। यही क्यों जब लेखक किसी बात को समझाने के लिए विवेचन प्रारंभ करता और उसके विषय को स्पष्ट करने में 4 या 5 या अधिक पृष्ठ लग जाते, मैं उसकी कुछ पंक्तियों को पढ़कर उसकी विचारधारा को पूरी तरह से भाप लेता था। एंट्रेंस एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद नरेंद्र कॉलेज में प्रवेश किए। पहले वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते रहे और बाद में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश किए। कॉलेज में उन्होंने भारतीय और अंग्रेज प्रोफेसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जो कि उनकी विलक्षण बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसी विषय पर प्रिंसिपल WWST ने कहा, मैं सुदूर देशों का भ्रमण किया, पर अभी तक मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला जिसमें नरेंद्र की प्रतिभा और संभावनाएं हैं। वो जीवन में अवश्य अपनी छाप छोड़ेगा। वह नरेंद्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वो केवल सिलेबस तक अपने आप को सीमित नहीं करते थे। अपने कॉलेज के पहले 2 वर्षों में उन्होंने वेस्टर्न लॉजिक के लगभग सभी प्रमाणिक ग्रंथों पर अपने अधिकार प्राप्त कर लिए तथा अपने तीसरे और चौथे वर्षों में उन्होंने अपने आप को पाश्चात्य दर्शन एवं यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास के अध्ययन में लगा दिया। इन समस्त योग्यता के साथ नरेंद्र का एक दूसरा पक्ष भी था। उन्हें हंसी मजाक करना बहुत पसंद आता था और वे अपने आप को पूरे हृदय से इसमें लगा देते थे। वे सामाजिक वर्गों के प्राण थे। वे विलक्षण संभाषण पटु थे और एक मधुर गायक भी थे। उनके बिना कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता था और वे व्यवहार में बड़े अनौपचारिक थे। मतलब वे फॉर्मल तरीके से व्यवहार नहीं करते थे। उनकी बातों में सच्चाई और स्पष्टता होती थी और बहुत बार तो अपनी तीक्ष्ण व्यंग्यों के द्वारा संसार के दिखावों और विडंबनाओं का ऐसा बखिया उधेड़ते कि लगता कि वे रूखे और उदासीन हैं। प्रस्तुति में बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, पर वे झूठ का सहारा कभी नहीं लेते। उनकी बातों में सदैव सच्चाई झलकती थी, चाहे वे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। उनमें साहसिकता का भाव सदैव की तरह प्रबल था। वे किसी भी प्रकार की कमी को स्वीकार नहीं करते थे, पर उनके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी पवित्रता। उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब छल कपट और बेईमानी का सहारा लिया जा सकता था, पर ऐसे मौके पर माँ का प्रभाव उनके लिए रक्षक बन गया। उनकी माता ने पवित्रता को ही अपने और अपने परिवार के प्रति निष्ठा की कसौटी बनाया था। साथ ही ऐसा ही कुछ था जो उन्हें हमेशा गलत रास्ते पर जाने से रोक लेता था। जैसा कि उन्होंने बाद में कहा था, उनके ऊपर से दिखने वाले मौजी जीवन के अंतराल में वैराग्य की प्रवृत्ति विद्यमान थी। जब उनके पिता उज्जवल भविष्य का प्रलोभन देते हुए उन पर विवाह करने के लिए जोर देने लगे, तो उन्होंने इसका विद्रोह किया। और ये भी एक विचित्र है, जब भी उनकी विवाह की बात ऊपर उठती, तब किसी न किसी प्रकार की अदृष्ट बाधा सामने आ जाती और बात वहीं पर खत्म हो जाती। उम्मीद करती हूँ स्वामी विवेकानंद के जीवनी का भाग 2 आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलती हूँ आपसे भाग 3 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।